हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएफ और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और ये हमारा टॉपिक क्या होता है, खालिस्तान इशू। अगर हम बात करें तो ये जो खालिस्तान इशू है ये भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर रहा है। अगर हम रिसेंट डेज की बात करें, यानी कि जो भी हमारे बीते हुए दिन हैं उनके अंदर ये मोमेंट जो है, यानी कि ये जो इश्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मस्ट डू टॉपिक है। जब भी हम एग्जाम के लिए जाते हैं इस टॉपिक को आप इंटरनल सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक की। और सबसे पहले इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कोट देख सकते हैं। बेसिकली हमारा कोटेशन क्या हो सकता है इस टॉपिक के लिए, तो इस कोट के अंदर हम लिख सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स। यानी कि जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी होती है, यानी कि जो आंतरिक सुरक्षा है, इसका मतलब केवल यह नहीं है कि हम अपने बॉर्डर यानी कि जो हमारी सरहदें हैं उन्हीं की सुरक्षा करें। इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन। इसका मतलब ये होता है कि हम क्या करें, हमारे जो नेशन की इंटीग्रिटी है, यानी कि एकता है, अखंडता है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, इस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखें, इसे बचा करके रखें। ये हमारा मतलब होता है इंटरनल सिक्योरिटी का। अगर हम बात करें, फॉर अ नेशन डिवाइडेड विद इन इज वल्नरेबल इज एक्सटर्नल थ्रेट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा देश जिसके जो आंतरिक बोल सकते हो कि देश के अंदर ही अगर विभाजन है तो उसके ऊपर जो एक्सटर्नल थ्रेट है, यानी कि जो बाहरी चीज़ों का खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारा कोड हो सकता है। कोड के अंदर हम फिर से बात कर लेते हैं। क्या हमने देखा, कोड के अंदर हमने देखा कि जो भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उसका मतलब ये नहीं होता कि केवल हम अपने सरहदों की सुरक्षा करें, बल्कि जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी है इसका मतलब ये भी होता है कि हम अपने देश की एकता और अखंडता को जो है वो बचा करके रखें, प्रिजर्व करके भी रखें। जिस देश के अगर हम बात करें, अगर कोई देश जो है वो अंदर से डिवाइडेड है, यानी कि उसके अंदर ही विभाजन हो चुका है, तो उस देश के ऊपर बाहरी बोल सकते हो कि एक्सटर्नल थ्रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वो इस दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल माना जाता है। तो ये बेसिकली हम कोड से इस ऐसे की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिसेंट इंसिडेंट के, यानी कि वो कौन से इंसिडेंट है जिनकी वजह से ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा। तो अगर हम उस न्यूज़ की बात करें तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ऑन थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार के दिन, जो कि हमारे फरवरी 23 यानी कि बोल सकते हो कि 2023 फरवरी के दिन क्या हुआ था। हुआ ये कि हंड्रेड्स ऑफ फॉलोअर ऑफ द अमृतपाल सिंह, यानी कि जो हमारे पंजाब के अंदर एक लीडर होते हैं जिनका नाम होता है अमृतपाल सिंह, इनके 100 से भी ज़्यादा जो फॉलोअर हैं वो क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं। और रेडिकल प्रीचर एंड द प्रो खालिस्तानी लीडर्स, ये जो हमारे अमृतपाल सिंह हैं ये एक रेडिकल प्रीचर होते हैं और साथ में एक प्रो खालिस्तानी लीडर होते हैं जो कि खालिस्तान को जो है वो प्रमोट करते हैं। इनके जो ग्रुप्स होते हैं, जो 100 फॉलोवर होते हैं, वो क्या होते हैं, क्लैश्ड वायलेंटली विद द पुलिस। यानी कि ये क्या करते हैं, जो पुलिस हमारी होती है उसके साथ ये वायलेंट तरीके से क्लैश में आ जाते हैं आउटसाइड अजनाला पुलिस स्टेशन। कहाँ पर ये घटना कहाँ की है, ये घटना बेसिकली हमारी है अजनाला पुलिस स्टेशन की। जहाँ पर होता क्या है कि जो अमृतपाल सिंह के 100 से भी ज़्यादा फॉलोवर हैं। अमृतपाल सिंह कौन है, तो ये बेसिकली एक रेडियल प्रीचर है जो कि क्या करते हैं, एक खालिस्तानी मूवमेंट को लीडर है जो कि खालिस्तान को प्रमोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो 100 से भी ज़्यादा फॉलोवर हैं वो अंजाला पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों के साथ वायलेंटली क्लैश के अंदर आ जाते हैं, जो कि अमृतसर के पास में देखा गया। अगर हम बात करें तो इनकी डिमांड क्या थी, इनकी डिमांड ये थी कि डिमांडिंग द रिलीज ऑफ वन ऑफ द कलीग्स हु हैड टेकन इनटू कस्टडी इन एलिग्ड किडनैपिंग। कहने का क्या मतलब है कि इनकी डिमांड ये थी कि इनका एक जो दोस्त है, इनका जो साथी है, जो कलीग है, उसको जो है वो रिहा कर दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए, जो कि पुलिस कस्टडी के अंदर था और उसके ऊपर अलीग था। ऐसा बोल सकते हो आरोप लगाया गया था कि उसने किसी की किडनैपिंग करी है। तो किडनैपिंग के आरोप में बेसिकली इसके बोल सकते हो कि लवप्रीत सिंह जो है वही इनके अंदर बोल सकते हो गिरफ्तार थे, जिनको तूफान भी कहा जाता है। तो उन्हीं को बचाने के लिए बेसिकली जो 100 से भी ज़्यादा फॉलोवर थे अमृतपाल सिंह के, वो क्या होते हैं, अंजाला पुलिस स्टेशन के पास जो है, अजनाला पुलिस स्टेशन के पास जो है वो इकट्ठा होते हैं और वायलेंटली तरीके से पुलिस के साथ में क्लैश में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है ये है क्या, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं कि जो खालिस्तानी लीडर हैं वो इनके सपोर्ट में आए। तो खालिस्तानी मूवमेंट है क्या, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो द खालिस्तान मूवमेंट इज अ सिख सेपरेटिस्ट
मूवमेंट इन इंडिया कहने का मतलब ये है कि जो भारत के अंदर क्या होता है कि जो हमारे सिख है वो अपने आप को अलग करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उनका एक अलग से स्टेट हो जाए। तो उस चीज़ को बेसिकली जो ये सेपरेटिस्ट है ना, यही हमारी एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट होती है, इसी को हम खालिस्तान मूवमेंट कहते हैं, जो कि इंडिया के अंदर क्या देखी जाती है, सीक्स द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंस। यानी कि जब भी हमारा इंडिया जो है वो आज़ाद होता है, इंडिया जब आज़ाद होती है तो सिखों का कहना था कि जो हमें क्या चाहिए, हमें जो है वो खालिस्तान चाहिए और हमें खालिस्तान दे दिया जाए। आखिर ये बात आई कैसे? अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि ईयर 1947 के अंदर क्या हुआ, हमारे भारत के दो टुकड़े हुए। दो टुकड़े के अंदर हमने क्या देखा कि जो मुस्लिम्स थे उनके लिए जो है पाकिस्तान बनाया गया, जो हिंदू हैं उनके लिए इंडिया बनाया गया। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो इंडिया है वो केवल हिंदुओं के लिए है। इसके अंदर बेसिकली आप ये समझिएगा कि जो जिन्ना है वो बेसिकली इस थ्योरी को लेकर के आए थे कि हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए पाकिस्तान जो है वो बना दिया जाए और जो भी हिंदू कम्युनिटी है उनके लिए इंडिया जैसी कंट्री जो है वो बना दिया जाए। भारत यानी कि जो कांग्रेस उस समय पर बहुत बड़ी पार्टी थी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि जो इंडिया होगा वह केवल हिंदुओं के लिए होगा। तो वहीं जब हमारी पाकिस्तान की मान्यता मिल गई ना, तो हमारे जो सिख कम्युनिटी थी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया अगर आप पाकिस्तान मुस्लिमों को दे सकते हो तो क्या सिख के लिए आप एक अलग कंट्री नहीं बना सकते जिसको हम खालिस्तान कहते हैं। तो यही जो खालिस्तान स्टेट है इसको बेसिकली उस समय से देखा जाता है कि जो हमारे सिख है वो चाहते हैं कि उनके लिए जो खालिस्तान है वो बना दिया जाए। इट इमर्ज इन द लेट 1970, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ना वो 1970 के लेट यानी कि 1970 के अंतिम चरण के अंदर ये देखी जाती है। गेन द मोमेंटम इन 1980, यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट होती हैं 1970 के अंदर, लेकिन ये जो इसका मोमेंटम है ये कब गेन होता है, इसको 1980 के अंदर इसका मोमेंटम जो है वो गेन होता है। द मोमेंट वॉज लेड बाई द फिगर्स लाइक सेंट जरनैल सिंह भिंडवाड़े। अगर मैं इनकी बात करूँ ना, ये जो हमारे संत जरनैल सिंह भिंडवाड़े हैं ना, इन्होंने इस मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा लीड किया था और इन्हीं के वजह से कह सकते हैं कि ये जो हमारी बोल सकते हो खालिस्तानी मोमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा पब्लिकली लोगों के बीच में जाने की या फिर लोगों ने इसका समर्थन किया। तो इसका कहीं ना कहीं जो रीज़न है वो हमारे बोल सकते हो कि संत जरनैल सिंह भिंडवाड़े हैं। अच्छा, इनसे एक जुड़ा हुआ मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। इन्होंने क्या किया था, बेसिकली एक बार इनसे मीडिया वालों ने पूछा था, 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, उसके अंदर भारत ने बांग्लादेश का सपोर्ट करा था और भारत की सपोर्ट की वजह से जो बांग्लादेश है वो आज़ाद हो गया था पाकिस्तान से। तो उसके बाद से जो भिंडवाड़े हैं इनसे मीडिया ने बातचीत करी, क्योंकि उस समय ये क्या कर रहे थे, भारत के अंदर जो हमारी सिख कम्युनिटी है उसके लिए खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे। तो जब इनसे पूछा गया कि क्या आप जो है वो इंदिरा गांधी से मिलना चाहेंगे, तो इन्होंने एक बात बोली थी, इन्होंने कहा था कि जो इंदिरा गांधी है वो पंडिताइन है और हम पंडिताइन से नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली जो इस तरीके की इनकी बातें थी ना, ये क्या करती थी, समाज को डिवाइड करती थी, समाज को दो हिस्सों के अंदर बांट देती थी। तो बेसिकली क्या है, यही जो हमारे बोल सकते हो भिंडरवानी है, इन्होंने किया था, भिंडरवानी ने ही बेसिकली इस मूवमेंट को लीड किया था एंड इट एम टू एड्रेस प्रिसीव गवर्नेंस। बेसिकली ये क्या हुआ था, इनकी जो चीज़ें थे, इनका लक्ष्य ये था कि इन्होंने देखा कि भैया जो हमारे सिख है ना, इनको जो दिक्कतें हैं, सरकार इन दिक्कतों को जो है वो नहीं सही कर सकती। इन दिक्कतों को सही करने के लिए, सिखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिखों का जो रिलीजन है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके जो पॉलिटिकल राइट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक अलग से जगह चाहिए, एक अलग से स्टेट चाहिए। द मोमेंट एक्सपीरियंस्ड फ्रेगमेंटेशन एंड वायलेंट एक्टिविटीज। अगर मैं इस मोमेंट की बात करूं तो इस मोमेंट का जो एक्सप्रेशन था वो कुछ इस तरीके से था कि ये समाज के अंदर फ्रेगमेंटेशन यानी कि टुकड़े टुकड़े में समाज को बांटना चाहती थी। अगर हम बात करें इस खालिस्तानी मोमेंट के अंदर तो 1983 का एक बोल सकते हो इंसिडेंट है जो कि काफी ज्यादा बुरा है। ऐसा देखा गया कि जो सिख कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने क्या किया, पंजाब के अंदर एक बस को रोक दिया। बस के अंदर उन्होंने क्या किया, बेसिकली लोगों का पहचान किया और जितने भी लोग हिंदू थे, हिंदू कहने का मतलब यह है कि जो लोग सिख नहीं थे, हिंदू थे, उन सभी की जो है वो मृत्यु कर दी गई थी 1983 में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चीजें हैं वो कितनी गलत थी और कितने बड़े रूप के अंदर ये समाज के अंदर ना फ्रेगमेंटेशन पैदा कर रही थी, अलगाव पैदा कर रही थी, लोगों को बांट रही थी और ये वायलेंट एक्टिविटीज के अंदर भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो रही थी, इंक्लूडिंग द असैसिनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन 1984। और हुआ क्या कि इन्हीं सभी चीजों की वजह से ये जो वायलेंट एक्टिविटीज है ना वो इतनी ज्यादा बोल
बोल सकते हो बढ़ गई कि इन्होंने क्या कर दिया, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इंदिरा गांधी से, उनको भी इन्होंने 1984 के अंदर असैसिनेट कर दिया, उनकी भी जो है वो हत्या कर दी गई इन्हीं सिख कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि ये खालिस्तानी मूवमेंट है क्या, तो इसके बारे में हमने ये जाना कि जो खालिस्तानी मूवमेंट है ये सिख कम्युनिटी ने अपने आप के लिए, बेसिकली अपने आप को अलग करने के लिए, अपने राइट को, अपने रिलीजन को, अपने पॉलिटिकल राइट को बचाने के लिए जो है वो अलग स्टेट की मांग करी थी, उसके वजह से ये जो मूवमेंट है वो आगे देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं कि व्हेन डिड द मोमेंट स्टार्ट, यानी कि ये जो हमारी मोमेंट है वो स्टार्ट कब होती है। तो अगर हम इसके स्टार्टिंग की बात करें ना, तो ये हुआ क्या था कि जो खालिस्तानी मोमेंट थी ये एडवोकेट करती है किस चीज़ को, कि हमारे लिए यानी कि जो सेपरेट सिख स्टेट हो, जैसे कि पंजाब के अंदर, वो इंडिया के अंदर इनको दे दिया जाए। यानी कि जो खालिस्तान मोमेंट है वो एडवोकेटिंग करती है फॉर द सेपरेट सिख स्टेट इन पंजाब। इंडिया बिगेन इन 1970, ये 1970 के अंदर जो है वो चीज़ें शुरुआत हुई, जहां जो हमारे जर्नैल सिंह भिंडवाड़े हैं वो इसके एक प्रोमिनेंट लीडर बन करके आते हैं, और 1970 से लेकर के 1980 के बीच में ये जो मोमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता है, आगे जाता है। द मोमेंट गेन ट्रांजेक्शन ऑफ द सिख सॉट ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड द रिलीजियस राइट, यानी कि ये जो मोमेंट था इसका बेसिकली क्या था, इसका बेसिकली ये गेन हुआ कि इन्होंने सिखों के जो बोल सकते हो एक बहुत बड़ी मात्रा में उनके जो रिलीजियस राइट थे उनको ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की बात करते थे, जिसकी वजह से लोग इनके साथ जुड़ते गए, टेंशन एस्केलेटेड, और इसके वजह से लोगों के बीच में जो है वो टेंशन बढ़ते गए, लीडिंग द इंडियन आर्मी ऑपरेशन ब्लू स्टार इन 1984, जिसकी वजह से यहाँ पर ना इंडियन आर्मी को भी आना पड़ा, ताकि टेंशन जो है वो क्रिएट हो रही है सोसाइटी के अंदर उसको हम क्या कर पाए, कम कर पाए। तो इसके लिए हमारे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार भी किया था 1984 के अंदर, टारगेटिंग सिख मिलिटेंट इनटू द गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो 1984 के अंदर जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, इसके अंदर जितने भी मिलिटेंट्स हमारे गोल्डन टेंपल के अंदर छुपे हुए थे उनको टारगेट करके ये हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया ब्लू स्टार जो है, ऑपरेशन ब्लू स्टार वो किया गया था। अगर हम बात करें ना, तो ये जो हम बात करते हैं ना, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जिसको हम एनएसजी बोलते हैं, तो इसी घटना के बाद हमारे एनएसजी का भी जो है वो उदय हुआ था, क्योंकि इसके अंदर हमें ये देखने को मिला कि इंडियन आर्मी ने काफी ज्यादा जो है वो बोल सकते हो कि क्षति पहुंचाई थी, जो भी हमारे इमारत थे, यानी कि जैसे जो मंदिर हो गए, जो उनके आर्किटेक्ट हो गए, उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इसकी वजह से कई सारे जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा हर्ट हुआ कि उनके जो रिलीजियस प्लेसेस थे उनको इंडियन आर्मी ने तोड़ दिया। तो इसी को रोकते हुए यानी कि हमारे सरकार ने सोचा कि हम एक ऐसी फोर्स को बनाएंगे जो कि क्या करे, ऐसे काम करे ना कि जिसकी वजह से किसी भी बोल सकते हो कि आर्किटेक्ट का नुकसान ना हो। तो कहीं ना कहीं उसी के लिए हमने एनएसजी को भी बनते हुए देखा था। तो रीजन इज क्लियर कि जो भी हमारी ऑपरेशन ब्लू है इसी से इंस्पायर होकर के हमारी एनएसजी का गठन भी होता है। द मोमेंट इनिशियली वांटेड, यानी कि ये जो हमारी मोमेंट थी ये इनिशियली क्या थी, वांट थी आफ्टर द विंडेवाड़ा डेथ ड्यूरिंग द ऑपरेशन, यानी कि इस ऑपरेशन के बाद जब हमारे विंडेवाड़ा की जो है मृत्यु हो जाती है। ऑल्दो इस इम्पैक्ट कंटिन्यू टू फेल्ट इन पंजाब एंड सिख डायस्पोरा कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। कहने का मतलब ये है कि ये जो मोमेंट है ये काफी ज्यादा और भी ज्यादा फेमस हो गई थी जब हमारे जो भिंडनवाड़े थे इनकी जब मृत्यु हो जाती है, जब इनको मार दिया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा इस ऑपरेशन के अंदर। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो पंजाब के अंदर जितने भी हमारे सिख कम्युनिटी है और दुनिया के अंदर जो भी हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो काफी ज्यादा इस बोल सकते हो कि मिशन के अंदर जुड़ जाते हैं और वो काफी ज्यादा इसको सपोर्ट करने लगते हैं। फिर हम बात करते हैं कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। अच्छा ठीक है, तो ऐसा रीजन क्या है, ऐसा कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो इतना ज्यादा लोग चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर हो जाए, या फिर जो सिख चाहते हैं कि उनके लिए एक सेपरेट जो है वो स्टेट बना दिया जाए। तो इसके अंदर आप रीजन देखेंगे तो रीजन के अंदर हम लिख सकते हैं, रीजन के अंदर क्या लिख सकते हैं बेसिकली कि द राइज ऑफ खालिस्तान मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द 1980s वर प्राइमरली ड्राइवन बाय द सेवरल फोर्सेस, यानी कि कई सारे इसके पीछे कारण है जिसकी वजह से खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो भारत के अंदर आगे बढ़ता रहा है। Sikh felt marginalized and believed that their religious and the political rights were being disagreed by the Indian government। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे सिख कम्युनिटी है वो कहती है कि हम तो भैया मेजॉरिटी में है नहीं, हम तो माइनॉरिटी के अंदर है, हम तो मार्जिनलाइज्ड क्लास है। तो ऐसा वो लोग मानते हैं कि सरकार जो है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो हिंदुओं की गवर्नमेंट है। ऐसा हम नहीं कहते, ना ही हमारे सरकार कहती है, ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन जब हमारा देश जो है ना
जब विभाजित हो रहा था तो उस समय ये बात जिन्ना ने कही थी कि इंडिया जो है वो हिंदुओं के लिए बना दिया जाएगा और पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए बना दिया जाएगा। तो इसी बात को जो सिख हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि इंडिया के अंदर जो सिख है ना, उनकी जो रिलीजियस और पॉलिटिकल राइट्स हैं वो खतरे में हैं। उनको इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सुरक्षित नहीं रख सकती। इसके लिए वे क्या चाहते हैं कि वो बेसिकली अपने लिए एक अलग स्टेट जो है वो बनवा लें। दिस सॉट गेदर ऑटोनॉमी एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एज अ सिख। वे चाहते हैं कि उनके लिए एक अलग से जो है वो स्थान दे दिया जाए, एक अलग से स्टेट दे दिया जाए जिसके अंदर उनकी ऑटोनॉमी हो, जिसके अंदर वे अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सके, जिसके अंदर उनकी आइडेंटिटी एज अ सिख जो है वो सबसे अलग हो। इशूज सच एज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इसके अलावा भी और सारे इशूज हैं जो कि इस खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, यानी कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, जो लैंग्वेज एंड पॉलिसीज हैं, एंड द डिमांड एंड जस्टिस एंड द आफ्टर मैथ ऑफ द एंटी सिख राइट्स इन द 1984 फर्दर फ्यूल्ड द मूवमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश के लोग हैं, जो सिख लोग हैं, उनके अंदर क्या हुआ, उनको लगा कि ठीक है भैया, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना वो कैसी है, डिस्पैरिटीज है, उसके अंदर समानता नहीं है, हमारी लैंग्वेज भी अलग है, हमारे जो डिमांड है, जो हमारे जस्टिस है वो भी तो अलग है। और उनको जब ऐसा लगा, जब भिंडन वाले की हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि जो गवर्नमेंट है ना वो सिखों को चाहती नहीं है, गवर्नमेंट एंटी सिख राइट्स जो है वो लेकर के आ गई है। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से ये जो चीजें हैं ना वो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट के अंदर एक फ्यूल का काम करते हैं, जो कि मूवमेंट को और आगे बढ़ा करके ले जाते हैं। द मूवमेंट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टैब्लिश अ सेपरेट सिख स्टेट कार्ड खालिस्तान इन अ पंजाब। इस मूवमेंट का जो बोल सकते हो कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहा वो ये रहा कि जो हमारे खालिस्तान नाम की एक सिख कम्युनिटी के लिए अलग से स्टेट जो है वो पंजाब के अंदर बना दिया जाए, विच दे बिलीव वुड बी सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट एंड प्रिजर्व द सिख आइडेंटिटीज। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इस मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव हो ये था कि जो हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए खालिस्तान नाम की एक जगह जो है वो पंजाब के अंदर बना दिया जाए, जहां उनका जो विश्वास है वो ये है कि यहाँ पर उनके जो इंटरेस्ट है, उनके जो बोल सकते हो कि प्रिजर्व स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, या फिर जो भी उनकी आइडेंटिटी है वो यहाँ पर सेफ गार्ड रह सकती है, वे इसे यहाँ पर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे रीजन होते हैं जिसके वजह से ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो आगे बढ़ता है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट वाज द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन जो है वो एक लाया गया था, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो एक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है वो क्या कहता है कि द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन वाज अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट एडॉप्टेड बाय द शिरोमणि अकाली दल। ये जो शिरोमणि अकाली दल है उसके द्वारा एक लाया गया पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होता है जिसको आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कहते हैं। अ सिख पॉलिटिकल पार्टी इन 1973, जो कि एक सिख की पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी जिसके अंदर सिखों का नेतृत्व हुआ करता था, 1973 के अंदर इस रेजोल्यूशन को लाया गया। इट कॉल्ड फॉर द ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड राइट फॉर द सिख। ये क्या करता है, जो हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए ऑटोनॉमी और राइट की बात करता है विद इन द इंडिया फेडरल सिस्टम, भारत के अंदर जो फेडरल सिस्टम है वैसा। अगर मैं इसको आपको डिटेल में समझाना चाहूँ तो बस आप इतना समझ जाइएगा कि इसके अंदर बेसिकली ये चीजें कही गई थी कि हमारा, जैसे अभी आपने देखा था ना कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 आर्टिकल जो हमारे 370 है उसके तहत हमने उसको स्पेशल प्रोविजन दे रखे थे, तो कुछ वैसा ही प्रोविजन हमारे ये लीडर चाहते थे कि हम पंजाब को भी दे दें, पंजाब भी जो है वो एक ऑटोनोमस स्टेट बन जाए। ठीक है, तो यही बेसिकली हमारा वो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है जो कि इसकी बात करता है। द रेजोल्यूशन डिमांडेड टेरिटोरियल एडजस्टमेंट, इकोनॉमिक कंसेशंस एंड द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द सिख। जैसा कि अभी हुआ था ना, हम बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चीजें थी, it plays a significant role in the shaping the demand and aspiration of the खालिस्तान movement to emerge as the subsequent year। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो डिमांड थे धीरे धीरे लोगों के लिए एस्पायरेशन बनते गए और इसके वजह से जो खालिस्तान मूवमेंट है वो धीरे धीरे आगे आने वाले वर्षों के अंदर बढ़ता रहा। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं इस रेजोल्यूशन के अंदर, ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट वाज द गवर्नमेंट स्टेप, गवर्नमेंट ने इसके तरफ क्या कदम उठाए ताकि वो इसको सप्रेस कर पाए। तो बेसिकली जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे जो डिसीजन है उसका खालिस्तानी मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए वो लिए थे। इन 1980 टू 1990, 1980 से 1990 के बीच में हुआ क्या कि दे लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्लू स्टार इन 1984, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार को 1984 के अंदर जो है वो स्टार्ट किया था, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द सिख मिलिटेंट लीडर जरनैल सिंह, जो कि हमारे एक सिख के मिलिटेंट के लीडर हुआ करते थे। उनकी जब डेथ हो जाती है इस बोल सकते हो ऑपरेशन के अंदर, तो क्या होता है कि लॉ सच एज अ पंजाब
डिस्टर्बेंस एक्ट, यानी कि जो पंजाब के अंदर एक डिस्टर्बेंस एक्ट जो है वो भी सरकार के द्वारा लगाया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसको हम AFSPA कहते हैं। तो वो भी जो है वो यहाँ पर लगाया गया। वेयर, अच्छा मैं अगर बात करूँ तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ना कि AFSPA सबसे पहले बार कौन से स्टेट में लगाया गया था ना, तो उसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए कि वो भी हमारा पंजाब ही होता है, जहाँ पर AFSPA सबसे पहली बार लगाया गया था। अगर मैं बात करूँ तो AFSPA वर इनेक्टेड टू डिटेन सस्पेक्ट एंड ग्रांट सिक्योरिटी फोर्सेस एडिशनल पावर, यानी कि इसके अंदर बेसिकली जो हमारी आर्मी थी उसको स्पेशल पावर दिया गया कि जो कोई भी आपको ऐसा सस्पेक्ट लगता है कि जो मिलिटेंट हो सकता है या फिर जो इस मिलिटेंट के अंदर पार्टिसिपेट था, उसको आप क्या करिएगा, आप उसे अरेस्ट करिएगा। इस चीज की परमिशन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को इंदिरा गांधी के द्वारा, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बोल सकते हो कि वर्तमान प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उनके द्वारा ऐसा पावर दिया गया था हमारे इंडियन आर्मी को। काउंटर सर्जेंसी ऑपरेशन वर कंडक्टेड, यहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी बोल सकते हो कि ऑपरेशंस भी जो है वो किए गए। इंटेलिजेंस नेटवर्क स्टैब्लिश किया गया एंड द रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इंटाइटल्ड किया गया, यानी कि लोगों को फिर से समझाएगा, जिनका माइंड वॉश हो चुका था उनको समझाएगा कि नहीं, भारत के अंदर भी जो आपके बोल सकते हो कि वेलफेयर की बात जो है वो की जा सकती है। दिस एफर्ट, यानी कि ये सारे जो प्रयास हैं अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल चेंजेस एंड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके बाद क्या हुआ कि ये सारे जो प्रयास हैं और इसके साथ साथ 1991 के अंदर आप देखोगे कि LPG रिफॉर्म्स आ गए। इसके वजह से हुआ क्या कि जो हमारा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ। तो लेट द डिक्लाइन ऑफ द खालिस्तान मूवमेंट ओवर, यानी कि ओवर द टाइम हमारा क्या हुआ कि जो खालिस्तान मूवमेंट है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगा। तो ये सारे जो गवर्नमेंट के स्टेप थे वो हमने देख लिए कि 1990 से 1980 के बीच में गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप उठाए, जिनके अंदर हम ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात कर चुके हैं। इसके बाद हमने देखा कि सरकार ने AFSPA लगाया, जिसकी वजह से मिलिटेंट की जो बोल सकते हो एक्टिविटी है वो कम हो गई। फिर साथ में हमारे जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हुए, इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारे स्टैब्लिश करेगा, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाएगा और साथ में LPG प्रोग्राम के आने से लोगों का विश्वास भारत के ऊपर बढ़ा और कहीं ना कहीं लोग जो है वो इस खालिस्तानी मूवमेंट को धीरे धीरे छोड़ने लगे। अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन मिटिगेट दिस इशू, इस इशू को हम और किन तरीकों से खत्म कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम सजेशन किस तरीके से देख सकते हैं। पहला हमारा सजेशन होता है कि प्रमोट इनक्लूसिविटी, यानी कि हम क्या करें भारत के अंदर, यानी कि जो भी जैसी जगहें हैं वहां पर हम क्या करें, इनक्लूसिविटी जो है वो प्रमोट करें। जैसे कि फोस्टर अ सोसाइटी दैट रिस्पेक्ट एंड अपहोल्ड द राइट ऑफ एस्पायरेशन फॉर द ऑल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग सिख। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करें, लोगों का एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है, रिस्पेक्ट जो है वो शो करें। कहीं ना कहीं लोगों के बीच के अंदर हम एक दूसरे का जब सम्मान करेंगे तो सभी को ऐसा लगेगा कि भारत के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं सभी धर्मों की समान इज्जत है, सभी धर्मों का समान औहदा है। तो इसमें हम सिखों को भी शामिल कर सकते हैं। तो इसके वजह से होगा क्या कि जो हमारे खालिस्तान इशू है वो काफी ज्यादा बोल सकते हो कि ज्यादा नहीं फैलेगा। फिर हम बात करते हैं एड्रेस ग्रीवेंसेस, यानी कि जो भी कठिनाइयां हैं लोगों के पास उनको हम एड्रेस करें। जैसे कि एड्रेस लेगिमेटेड कंसर्न ऑफ द सिख, यानी कि जो भी सिखों के लेगिमेटेड कंसर्न है उनको हम एड्रेस करें। सच एज अ रिलीजियस फ्रीडम, उनको रिलीजियस फ्रीडम दी जाए। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उनको भी दिया जाए। थ्रू द डायलॉग एंड द पॉलिसी रिफॉर्म, उनसे बातचीत करी जाए और जो भी वो चाहते हैं पॉलिसी रिफॉर्म होने की बात, उसको हम कहीं ना कहीं लेकर के आ सकते हैं। इससे हमारे देश के टुकड़े नहीं होंगे। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेंथन कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी कि जो हमारे बोल सकते हो कि जो जातियां हैं, जो समुदाय हैं, उनके बीच का जो इंगेजमेंट है वो काफी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। इनकरेज ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रमोट इंटरफेथ हार्मनी एंड इंगेज सिख लीडर्स इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर हम ये सारे काम करते हैं, सिखों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर लेकर के आते हैं, लोगों के बीच में हार्मनी पैदा करते हैं और कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस हम एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, सभी धर्मों को एक मंच पे लेकर के आते हैं, तो क्या होगा कि इससे हमारा जो ये खालिस्तानी मूवमेंट का इशूज है ये सॉल्व हो जाएगा। ये आगे फिर देखने को नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट के अंदर हम क्या कह सकते हैं, इन्वेस्ट इन एजुकेशन, हम एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन दैट हाईलाइट कल्चरल डाइवर्सिटी एंड फोस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग ऑल कम्युनिटीज। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करें, प्रमोट करें सभी के लिए जो एजुकेशन है वो काफी ज्यादा हाईलाइटेड हमारा मुद्दा हो, जिसके अंदर हम कल्चरल डाइवर्सिटी को भी जो है वो प्रमोट करें एजुकेशन के अंदर, जिसके वजह से क्या होगा कि एक नेशनल यूनिटी की जो बोल सकते हो भावना है वो सभी कम्युनिटी के लोगों के अंदर फोस्टर होगी और इससे हमारा जो देश है वो यूनाइटेड होगा और वो कभी भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की।
ये भी हमारा सजेशन हो सकता है कि इंश्योर इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ पंजाब, यानी कि पंजाब के अंदर हम ऐसा काम करें कि सभी को जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के मौके जो है वो मिले, प्रोवाइडिंग जॉब, वहाँ के लोगों को जॉब मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, रेड्यूसिंग सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, वहाँ के लोगों के बीच में अगर आप देखिएगा ना तो पंजाब के अंदर जो अमीर है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। तो इस तरीके की जो डिस्पैरिटीज है पंजाब के अंदर सोशो इकोनॉमिक, उसको हम कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं। और ये सारे काम अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुआ करती थी ना, उसको कहीं ना कहीं ये खत्म कर सकती है। इसको कहीं ना कहीं हम एक तरीके से बाइकआउट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इस ऐसे के कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, तो इस कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि इन कंक्लूजन में हम कह सकते हैं द खालिस्तान मूवमेंट इन इंडिया इमर्ज इन द 1970, 1970 के बाद जो है हमारा ये जो खालिस्तान मूवमेंट है ये इमर्ज होना शुरू हुआ, जिसको ड्राइव किया कई सारे हमारे सिख ऑटोनॉमी एंड द रिलीजियस राइट्स की वजह से। यानी कि जो हमारे कई सारे सिख राइट्स होते हैं या सिख के रिलीजियस राइट्स होते हैं या फिर एटोनॉमी की डिमांड होती है, उसने इनको काफ़ी ज़्यादा आगे लेके गए। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द मेजर्स लाइक ऑपरेशन ब्लू, यानी कि गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपने मेजर्स उठाए, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार्ट किया, फिर लेजिस्लेशन स्टार्ट किया, या फिर मिटिगेशन। अगर हम चाहते हैं कि मिटिगेशन हो ऐसी चीज़ों का, तो मिटिगेशन रिक्वायर प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी, यानी कि अगर हम ऐसी चीज़ों का मिटिगेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि हम क्या करें, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करें, जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करें, हम पोस्टिंग करें अपने डायलॉग्स को, काफ़ी ज़्यादा हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंश्योर द इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम अपने इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो खालिस्तान का मुद्दा है वो शांत हो सकता है, यानी कि इस चीज़ को हम एड्रेस कर सकते हैं। आई होप कि जो पूरा ऐसे है वो समझ में आया होगा। जैसा भी लगा हो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।